नमस्कार दोस्तों, मैं स्वराज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे शो दी पॉलिटिकल सिग्नेचर में। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो पिछले 70 साल से चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के इतिहास में अगर कोई मुद्दा आज के दौर में दर्ज हुआ तो वो है आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त उस पर फैसला सुनाया, एक वक्त वो था जब इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ और एक वो दिन था जब इस पर एब्रोगेशन हुआ। इस मुद्दे पर विस्तृत से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जो न केवल एक बेहतरीन पत्रकार हैं बल्कि एक उम्दा लेखक और अधिवक्ता भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभाकर मिश्रा जी के बारे में, जो अभी न्यूज़ 24 में एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कार्यरत है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सर, आर्टिकल 370 की पृष्ठभूमि क्या है और इम्प्लीमेंटेशन से लेकर एब्रोगेशन तक इसकी क्या परिस्थितियाँ थी? जैसे आपने शुरुआत करी कि सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है जी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था, ये फैसला देश के पक्ष में सुनाया, ऐसा लोग मानते हैं। इसलिए कि जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ, वो विलय विशेष शर्तों के साथ हुआ और उन शर्तों, वो जो शर्तें थी वो अनुच्छेद 370 के तहत आई। तो वो जो विलय हुआ था सीमित विलय था। अब इसी से आप सोचिए कि देश में जो तमाम रियासतें थीं उनका विलय हुआ, उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति, स्ट्रेटेजिक स्थिति अलग थी। राजा हरि सिंह तैयार नहीं थे विलय के लिए पूरी तरह से। पाकिस्तान ने जब आक्रमण कर दिया उसके बाद से, तो कहीं ना कहीं दबाव में हुआ और उसका फ़ायदा भी भारत सरकार ने तब उठाया था। उस समय की दूरदर्शिता जैसी भी थी, तो तात्कालिक उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर को हम पाकिस्तान में नहीं जाने दें। तो जब विलय हुआ 1949 में, तो सीमित विलय हुआ और उसमें उसकी सुरक्षा, कम्युनिकेशन और लैंड, यही कम्युनिकेशन, सुरक्षा और एक और मुद्दा था जिस पर केंद्र सरकार को, भारत सरकार को कानून व्यवस्था। तो ये सरकार को, भारत सरकार का उस पर अधिकार था। इसके अलावा ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति थी कि भारत में कोई ऐसा राज्य जहां पर तिरंगा वहां पर नहीं फहराया जाता। पूरे देश में जो कानून लागू होते थे वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। यही नहीं, संविधान में अनुच्छेद 1 जो जिसमें कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इसको छोड़कर के संविधान का कोई प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। उसके अपने आईपीसी थे, वो रणबीर कोड कहा जाता था। तो वो वहां की स्थिति थी, तात्कालिक स्थिति थी। और उसके चलते स्थिति ये हुई कि वहां पर एक अनुच्छेद 35A भी था, वो 370 के अंदर में ही था। नतीजा ये हुआ कि उस प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी और विशेष स्थिति के चलते वहां पर आप देश के किसी भी कोने में जाकर रोजगार कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा आप नहीं कर सकते थे। और ये एक बड़ी वजह थी, पूरे देश को ऐसा लगता था कि ऐसा देश का हिस्सा, और ऐसा क्यों? अच्छा, उसके बाद स्थिति चूंकि सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान बदमाशी करता, और वहाँ पर उसके बाद से चीज़ें किस तरह से बदली आपने भी देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बढ़ा, वहाँ से कश्मीरी पंडितों को हटाया गया। तो वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ नकारात्मक ढंग से, आतंकवाद बढ़ा, डेमोग्राफिक चेंज हुआ, तो ये लोगों को लगने लगा कि जब तक ये विशेष राज्य का दर्जा रहेगा तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। अब दिक्कत ये थी कि विशेष राज्य का दर्जा हटाने के लिए जो कुछ कहा जा रहा था, जो मैं भी इतने दिन से कानून पढ़ रहा हूँ, संविधान देखा और तमाम याचिकाएं आई कि चूंकि जो विलय हुआ था और जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा कानून बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई 1951 में, तो ये कहा गया कि विलय जम्मू कश्मीर के बारे में अगर कुछ फैसला लेना है तो वो संविधान सभा ही ले सकती है, इसके अलावा नहीं ले सकती। और चूंकि संविधान सभा रही ही नहीं तो फिर कौन फैसला लेगा? दूसरा एक तर्क ये भी दिया गया कि विधानसभा वहां पर बिना विधानसभा की सहमति के
विशेष राज्य का दर्जा वापस नहीं ले जा सकते। अब विधानसभा की स्थिति समझ लीजिए, वहाँ की दो पॉलिटिकल पार्टियां, कभी पीडीपी रहती थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस रहती थी, और ये दोनों पार्टियां इनका समर्थन करते थे। कभी बीजेपी भी समर्थन किया कि कभी कांग्रेस के समर्थन में सरकारें बनी, लेकिन ये जो दोनों पार्टियां प्रमुख पार्टियां थी वो 370 को बचाने के लिए आज भी उसके लिए लड़ती हैं। वो ऐसा लगता था कि ये खत्म नहीं होगा, लेकिन ये सरकार आई और चूंकि सरकार के एजेंडे में था, बीजेपी सरकार के एजेंडे में था, और बीजेपी ने एक फैसला किया। आपने देखा कि 2019 में तय किया इसको हटा देना है, और हटा दिया। उसे हटाया गया, फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और लंबी सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट में एक बात ये था कि ये जो व्यवस्था थी वो परमानेंट व्यवस्था थी, टेम्पररी व्यवस्था नहीं थी, ऐसा उसके पक्ष में कहने वाले कहते थे। उसके पक्ष में जाने वाले जो लोग कहते थे कि 370 नहीं हटना चाहिए, उनकी दलील ये थी कि अगर संविधान सभा नहीं रही तो कम से कम विधानसभा की सहमति से हटाया जाना चाहिए। आपने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया, विधानसभा वहाँ थी नहीं और आपने उसे हटा दिया, ये गलत ढंग से हुआ। वो तमाम तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कह दिया कि जो हटा, जिस ढंग से हटाया गया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। केंद्र सरकार को ये अधिकार था और केंद्र सरकार ने ऐसा किया। और इस बीच में बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आप आगे हो सकता है सवाल ही पूछें कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जब केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अच्छा बताइए किस कानून के तहत हटाने का आपने जो प्रक्रिया अपनाया वो उसके प्रावधान बताइए, तो केंद्र सरकार वो प्रावधान नहीं बता रही थी। केंद्र सरकार ये बता रही थी कि क्यों हटाना जरूरी था और हटाने के बाद क्या क्या फायदे हुए हैं वहां पर, राइट। तो उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट कन्विंस भी हो गया, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने किया है, जो केंद्र सरकार ने किया है, वो एकदम बढ़िया किया है। सर, 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर चेंज कर दिया, मतलब उसको एब्रोगेट का जो फैसला था उसको सही ठहराया। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब सरकार ने उसको फैसला सुनाया तो उसके बाद से फिर वहाँ क्या परिवर्तन आए और प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार की आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, बदलाव, जैसा मैंने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था, हटा लिया। उसके बाद से जब चुनौती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला दिया है। तो इस बीच में 2019 से लेकर और 23 के बीच में केंद्र सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जो गिनाया है चीज़ें, उसमें गिनाई चीज़ें कि वहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। आए दिन किसी आतंकवादी की पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेना के लोग मारते थे और उसके बाद से आतंकवादी के जनाजे में वहाँ पर हजारों की भीड़ लगती थी, उनके जनाजे में लोग जाते थे। और स्टोन पेल्टिंग की तो घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें रुक गई हैं। अब वो रुक गई हैं, उसकी वजह है कि एक तो वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो वाली बात नहीं रहेगी। अब जम्मू कश्मीर भी एक भारत के बाकी राज्यों की तरह का राज्य हो गया, तो एक वो कॉन्फिडेंस हो गया। वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें भी एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो चीज़ें जब आ जाती हैं तो आप फिर तो एक्टिव हो जाते हैं ना, तो इसलिए। और वहाँ के स्थानीय लोगों में भी कुछ दो तरह के लोग वहाँ पर भी हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंटिमेंट रखते हैं, वो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी संख्या कम है। लेकिन जो लोग जो इंडियन उसके मेंटलिटी के साथ हैं, जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रखते हैं, उन लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आया। दूसरी बातें आई कि किसी भी राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा योगदान होता है। अब बाकी देश के लोगों को, बाकी दुनिया के लोगों को भी लगने लगा भाई कश्मीर की जो स्थिति है, कश्मीर में पूरी तरह से जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ वो है। तो अचानक से लोगों को लगा, सबसे बड़ी बात एक मैसेज गया, आपने देखा होगा कि जब ये हटाया गया, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया, तो आपको मैसेज आने लगे होंगे, सोशल मीडिया पे मैसेज आते थे कि अब हम जम्मू कश्मीर में घर खरीदेंगे, हम ज़मीन खरीदेंगे, हम वहाँ पर दुकान करेंगे, इस तरह की बातें मैसेज। तो ये जो चीज़ें आई ना, वो एक तरह से वहाँ पर एक अलग तरह की लहर पैदा करी। और सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज गया वो आपके पड़ोसी देश को गया, पाकिस्तान को गया, कि अब भारत सरकार हमें, मतलब हमारी जो गतिविधियां हैं उनको अच्छे ढंग से टैकल करेगी।
उसको आप पॉलिटिकल एक टोन भी देने की कोशिश लोग करते हैं, तो थोड़ा उधर रुके। और इधर आपने हाल में देखेंगे कि आतंकवादी घटनाएं रुक गई हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं रुक गई हैं, आपके फोर्सेज लगातार वहाँ आपने देखा कि एकदम से एलिमिनेशन ऑफ मिलिटेंट्स, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो बहुत चीज़ें बदलाव हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, वहाँ पर आप सिनेमा हॉल में फिल्में नहीं लगती थी, इसलिए कि लगता था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, पता चला कि आतंकी घुस के मार देंगे। सारी चीज़ें घटनाएं कम हुई हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी बयार बही है जम्मू कश्मीर। सर, एक वक्त ऐसा था जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में वोटिंग प्रतिशत 30% के आसपास रहा करता था, लेकिन 2019 के बाद हुए डीडीसी इलेक्शन में ये आंकड़ा 70 पहुंच गया। तो सर, आपको क्या लगता है, अब नए लीडर्स ग्रासरूट से एमर्ज होंगे या फिर से वही पुराने चेहरे जनता के बीच उतरेंगे? नहीं, बदलाव अगर हुआ है तो मैं जो समझ रहा हूँ कि बदलाव हुआ है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ की 2 ही पार्टियाँ थीं जो लीड कर रही थी, या तो वो खुद सरकार बनाती थी या उनको सपोर्ट कर दूसरी पार्टियां सपोर्ट करती थी, या उनके सहयोग से उनकी सरकारें बनती थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। तो जब तमाम चीज़ें बदली हैं, तो ये आपको अगर बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर से इतने पुराने मसले को सॉल्व किया है, विशेष राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों, आम राज्यों की तरह से उसको वहाँ पर स्टेटस दिया है, तो आपको क्यों आश्चर्य होगा जब पता चला कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी एकदम, वहाँ पर भी बीजेपी का जनाधार मजबूत होगा, इसलिए कि लोगों को लगेगा कि भाई इस पार्टी ने इस राज्य के लिए किया है, इसलिए कि बाकी दोनों पार्टियां तो और उनको ये भी कहा जाता है कि वो लोग 370 को बरकरार रखने में विश्वास करते थे, अभी भी करते हैं। आपने देखा कि जब चाहे वो सरकार ने फैसला किया हटाने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट का जब में सुनवाई चल रही थी, तो पीडीपी की नेता भी आती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आ रहे थे, और वो बड़े हताश हुए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं, सबको उम्मीद करना चाहिए कि वहाँ पर बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ भी आगे आएंगी, नया लीडरशिप आएगा, और बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ में बीजेपी तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा उभरेगी। 2019 के बाद एंटरटेनमेंट, स्कूल और कई बड़े कॉलेजेस का ओपनिंग हुआ। सर, आपका इस विषय पर क्या कहना है? जब अगर ये बात कहें कि आतंकी घटनाएं कम हुई, जब आप ये कहेंगे कि पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, जब आप ये कहेंगे कि वहाँ पर बात बात पे बंद का आह्वान होता था, वो घटनाएं अगर कम होंगी, तो यही चीज़ें तो बताती हैं कि वहाँ पर फिर उद्योग धंधा बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ गया है। ऐसे आंकड़े बताते हैं गवर्नमेंट के कि पर्यटन में ज़ोरदार इजाफा हुआ है। तो ये जब चीज़ें होती हैं, जब सकारात्मक बदलाव होता है, तो वो बदलाव सारे मामलों में होता है। अब उसके बाद से वहाँ पर स्पोर्ट्स को लेकर भी वो होगा, युवाओं में एक अलग, हालांकि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर के माहौल फिर भी पहले भी ठीक था, लेकिन अब थोड़ा और बढ़ेगा। दूसरा ये कि जो देश के बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बाकी राज्यों में तो अपना वो कर पाते थे, बिजनेस फैला पाते थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर नहीं जा पा रहे थे। तो जब इस तरह का माहौल बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में, तो लोग वहाँ बढ़ेंगे। तो चौतरफा एक तरफ से कहें कि सब तरह का एक सकारात्मक बदलाव जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है, मतलब ये कहें कि नहीं अभी वहाँ दिखना शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पर होगा। सर, हाल फिलहाल में टेररिज्म के एक्टिविटीज़ में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं, और बाहर से आए लेबरर्स के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। वो जो घटनाएं घटी, जो अप्रवासी मजदूरों पर को टारगेटेड किलिंग के तौर पर, वो बेसिकली क्या था कि एक फ्रस्ट्रेशन था। जो बाहरी शक्तियां हैं, चाहे वो जो वहाँ के मतलब जो अमन पसंद शक्तियां नहीं हैं, जो चाहती हैं कि वहाँ पर हमेशा हिंड्रेंस पैदा किया जाए, और वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान प्रायोजित शक्तियां हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन है उनका। तो वो इंडिविजुअल छोटी छोटी घटनाएं वो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था, जबकि लोगों में ये दिखाने के लिए, मैसेज देने के लिए कि हम ख़त्म नहीं हुए हैं, मतलब आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है, आतंकवादी ख़त्म नहीं हुए हैं, वो पीछे सपोर्ट करेंगे देखने के लिए कि मतलब आप ये मत भूलो कि हम हैं, ये बताने के लिए कोशिश थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो छिटपुट घटनाएं हैं और उस पर भी विराम लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए।
आपके माध्यम से हमारी जनता को बहुत ही बारीकी से इस मुद्दे को समझने का मौका मिला। ऐसे ही देश विदेश के तमाम मुद्दों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे शो द पॉलिटिकल सिग्नेचर रविवार रात 9 बजे आइजोम्स न्यूज़ पर। धन्यवाद।